प्रश्नावली 1.2 लगाने से पहले एक प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय ये है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर कोई संख्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। मतलब ऐसा है कि कोई अभाज्य संख्या दिया है छोटा सा या कुछ बड़ा भी हो सकता है, वो किसी बड़ी संख्या को जो कि a स्क्वायर के रूप में है को विभाजित कर रहा है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। अब उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति माना a के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हैं कि a बराबर p1 p2 p3 p4 pn ये हैं। अब ये देखो, इनको बीच में प्लस माइनस या गुणा भाग का कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई भी दो संख्याएं या दो नंबर हैं, कोई भी बीजगणित का हो या बीजगणित का ही स्पेशली, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा माना जाता है। तो ये गुणनखंड है। मान लेते कि a के अभाज्य गुणनखंड ये हैं p1 p2 p3। तो इसका मतलब ये p1 गुणे p2 गुणे p3 ये हैं, जहाँ p1 p2 p3 ये सब जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके गुणनखंड में आवश्यक रूप से अलग अलग नहीं है। जरूरी नहीं कि p1 p2 p3 ये सब अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। हो सकता है कि p1 p2 के बराबर हो, p2 p3 के बराबर हो और p4 कुछ और संख्या हो, p5 और p6 बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक अभाज्य गुणनखंड एक संख्या है, ये है 120। ठीक है, 120 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 12 गुणे 10। अभी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 12 कितना होता है? 2 गुणे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 10 कितना होता है? 2 गुणे 5। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 3 बार आया ना। तो p1 p2 p3 ये देखो, ये p1 2 है, p2 2 है और p3 भी 2 है। ये अलग अलग नहीं, बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये 2 हो, फिर 3, फिर 7 आए, 11 आए। तो बराबर हैं, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। ये जरूरी नहीं कि ये अलग अलग हों, ये समान भी हो सकते हैं। तो इस तरह का ये हो सकता है p1 p2 p3। अतः a स्क्वायर बराबर क्या होगा? a का अभाज्य गुणनखंड ये है p1 p2 p3 से pn तक। तो a स्क्वायर क्या होगा? यही होगा, 2 बार हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर क्या होता है? a गुणे a, यानी कि ये a पूरा इतना है, p1 p2 p3 से लेके pn तक a हो गया, गुणे p1 p2 p3 से लेके pn तक। ये अब
यहाँ जो माने थे कि p एक अभाज्य संख्या है अगर वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अगर ये देखो एक a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए p1 p2 p3 से लेकर pn तक गुणे फिर वही 2 बार इतना और वही फिर 2 बार है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है लिखा नहीं रहा सही, तो कोई भी संख्या अगर किसी और संख्या को विभाजित करेगा तो वो उसके गुणनखंड में आएगा। p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। ठीक है। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर लेकिन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार a स्क्वायर के गुणनखंड केवल p1 p2 p3 से लेके pn है, यही केवल है ना। देखो p1 p2 p3 a स्क्वायर के गुणनखंड यही तो है, वही p1 p2 p3 से लेके pn तक फिर वही दोबारा है p1 p2 p3, यानी कि p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p1 इंटू p1 स्क्वायर p2 इंटू p2 p2 स्क्वायर p3 इंटू p3 स्क्वायर। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार a स्क्वायर के गुणनखंड तो केवल p1 p2 p3 से लेके pn तक ही है, जो कि a के गुणनखंड है। a इतना है तो a स्क्वायर यही 2 बार हो जाएगा ना, a गुणे a। अतः a स्क्वायर के गुणनखंड ये हैं p1 p2 p3 से लेके pn तक। अतः वो जो कोई संख्या है p, अतः p इन्हीं गुणनखंडों में से कोई एक होगा। और ये गुणनखंड किसके हैं? यही गुणनखंड a के हैं, बस a स्क्वायर में ये 2 बार आ जाएंगे। जहाँ p1 p2 कॉमन नहीं लगा रहे, p1 p2 p3 से लेकर pn तक a के भी अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः देखो जब p इन्हीं में से कोई एक है, p1 p2 p3 pn में से ही कोई एक है, तो a का तो अभाज्य गुणन यही है p1 p2 p3 pn। अतः p कॉमा लगाते हैं a को भी विभाजित करेगा। अब इसी को लेके प्रश्नावली 1.2 के सवाल को सिद्ध किया जाएगा। अब इसके आगे जो है उदाहरण में
अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया है। उसी तरह अब प्रश्नावली में पहला सवाल दिया अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सब तीनों एक ही जैसे हैं, तो अंडर रूट 5 को हम अपरिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। अब सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है प्रश्नावली 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्लास 9th में हम चर्चा कर चुके हैं कि अंडर रूट में जो संख्याएं आती हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और अंडर रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग होते हैं, जैसे कि 4 है, अंडर रूट 4, तो उसमें वो 2 का वर्ग है ना, तो वो प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 9 बराबर 3 आ जाएगा, वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो वो अपरिमेय होगा, लेकिन यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा। अब या तो दूसरी तरीके से इसको कह सकते हैं, अंडर रूट 5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। तो हो सकता है कि इसको अगर हो सकता है कोई बहुत बड़ी संख्याओं के अनुपात के रूप में इसको लिखा जा सकता है, हम वहाँ तक सोच ना पा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ सिद्ध करने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी क्लास 10th में इसको। तो उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति मतलब क्या होता है, एक कल्पना करते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा उपपत्ति। अब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा हम यह मान लेते हैं कि अंडर रूट 5, देखो अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 5 को इसके उल्टा हम परिमेय मान ले रहे हैं। देखते हैं p/q के रूप में करके इसको देखेंगे क्या आता है। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में। अतः इसके लिए मान लेते हैं 2 नंबर r और s, दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसे पूर्णांक होंगे। तो अंडर रूट 5 को परिमेय मान लिए, तो r और s ऐसे दो कोई संख्या होंगे, पूर्णांक होंगे, जिनको बटे के रूप में लिख सकें। अंडर रूट 5 बराबर r/s ये है। अब मान लेते हैं r और s वो ऐसे हो सकता है कि अगर मान लेते हैं r बराबर 40 है, नहीं चलो मान लेते हैं r बराबर 80 है और s बराबर 42 है, ठीक है। तो r/s लिखेंगे, क्या आ जाएगा 80/42। अतः r और s ऐसे दो पूर्णांक होंगे कि अंडर रूट 5 बराबर r/s। अब अगर r व s में कोई सर्वनिष्ठ, कॉमन कहते हैं इंग्लिश में, सर्वनिष्ठ
गुणनखंड है तो उन्हें काट कर ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब मान लो कि आर और एस √5 को आर बटे एस के रूप में लिख लिए, और हो सकता है कि आर और एस में कुछ कॉमन हो तो कटेगा। जैसे कि आर और एस ये इस तरह हो कि 80/42, तो यहाँ देखो 80 में क्या आ गए 40 गुणे 2 है ना 80, और 42 क्या है 21 गुणे 2। तो इनमें दो ऊपर और नीचे दोनों में 2 2 कॉमन है, तो काट देंगे तो क्या बन जाएगा 40/21। ए बटा बी के रूप में इसको काट के लिख सकते हैं √5 बराबर ए बटा बी। इसको काटे अगर तो इस तरह आ गया। अब ये नहीं कटेगा, मान लेते हैं जो जितना कटना था कट गया, अब नहीं कटेगा। तो इसको क्या कहेंगे, जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। यहाँ देखो 40/20 है। अरे वीडियो चालू भी किया हूँ कि नहीं, अच्छा चालू है। यहाँ देखिए 40/20 है। यहाँ ना तो 40 ही अभाज्य है, 40 अभाज्य नहीं है। 40 2 से, 4 से, 8 से, 5 से, 10 से, 20 से कटेगा, और 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो ना तो 40 अभाज्य है और ना ही 21 अभाज्य है, लेकिन 40 और 21 इस तरह से दो नंबर हैं कि ये दोनों एक साथ किसी और अभाज्य संख्या से या किसी और संख्या से कभी नहीं कटेंगे। तो जब कोई दो संख्याएं इस प्रकार हों कि वे दोनों किसी और संख्या से दोनों एक साथ ना कटें, तो उनको क्या कहते हैं, सह अभाज्य। तो अब इसको 80/42 को काटे, 40/21 आया। अब ये और नहीं कटेगा। देखो इसको 2 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तभी ये नहीं कटेगा। इसको 3 और 7 से काट सकते हैं कि इसको, लेकिन 40 3 और 7 से नहीं कटेगा। तो 40 और 21 सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों आपस में सह अभाज्य हैं, जबकि इन दोनों में से कोई भी अभाज्य है नहीं। ये दोनों एक दूसरे के लिए सह अभाज्य हैं, यानी कि दोनों एक साथ किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। अब सहअभाज्य दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ना तो 40 अभाज्य है ना ही 21, लेकिन ये दोनों सह अभाज्य हैं, एक साथ किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो √5 को r/s के रूप में लिखे थे, जैसे कि 80/42। अब इसको काट लिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था 2 से काट दिए, 2 से काट दिए 80/42 को, तो 40/21 इस तरह से आ गया a बटा b के रूप में। अब a और b क्या है, सहअभाज्य। अब और आगे यानी कि नहीं कटेंगी, अतः √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः अब इनका पक्षांतर तो आप जानते ही होंगे। b को इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा √5 गुणे b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इधर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, और b का वर्ग क्या हो जाएगा b², a का वर्ग क्या हो जाएगा a²। अच्छा इसको थोड़ा आगे पीछे कर दें, इसको इधर इसको इधर। a² बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे b²। ये देखो 5 गुणे b² ऐसे लिख दें अगर, तो a² बराबर 5 गुणे b² है, यानी कि a² को 5 और b² के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a² में 5 से भाग जाएगा,
देखो ए स्क्वायर का गुणनखंड अगर ऐसे लिखें तो 5 और गुणे बी स्क्वायर, ऐसे नहीं आएगा ना, 5 गुणे बी, तो ये ए स्क्वायर बराबर इतना है, यानी कि 5 गुणे बी, 5 इस और बी इसके गुणनखंड है ए स्क्वायर के। अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर बराबर 5 गुणे बी लिख सकते हैं, तो 5 से विभाज्य है ना ए स्क्वायर, अतः ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अच्छा, यहाँ कुछ और लिखना था कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं अर्थात सहभाज्य है, यानी कि अब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे यहाँ 2 2 था उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कट गया। अतः अर्थात ए और बी का एक के अलावा, एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। कोई और गुणनखंड होता तो कटता ना, कोई और गुणनखंड अगर मान लो होता भी तो काट देते, इतना काटते कि फिर ना कटे, अब वह रह ही ना जाए। ए और बी का एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, ये वाला अभी आगे काम देगा। ये ठीक है। अब यहाँ देख लिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हम, यानी कि ए स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, अतः हाँ, इसके पहले जो प्रमेय पढ़े थे कि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो अतः ए भी 5 से भाज्य होगा, विभाज्य होगा या भाज्य होगा। अतः इसलिए चलो इसको इसलिए कर दे, 2 2 हुआ था, हो गया। अब जो ए 5 से विभाज्य है तो ए बराबर 5c ऐसे लिख सकते हैं। मान लो ए 5 से विभाज्य है तो ए में 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा। मान लो वो c बार जाता है तो ए बराबर 5 गुणे c नहीं लिख सकते। मान लो ए जो है वो ये है 125, ए बराबर 125 है, ये 5 से कट रहा है, तो अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे 125 में तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 गुणे 125, 5 से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है वही। तो मान लो 5 से ए स्क्वायर, यहाँ अभी इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ए जो है 5 से भी भाज्य है, तो 5 से भाज्य है, मान लो 5 से भाग देंगे तो वो c बार जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 5c लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लें। ये मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ आते हैं। अब a बराबर 5c इसमें समीकरण 1 में रखते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर होगा, a की जगह पे 5c रखना है, 5c ये a का मान है और a का स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर।
कितना आ जाएगा 5b² बराबर, ये देखो जब इस पूरे को फिर ऐसे नीचे लिखते तो वही को अगर बगल में लिखना हो तो इनको उठा के ऐसे फिर लिखना, इतना बराबर इतना आगे हल करना है, तो ये एरो लगा देते हैं, डबल चिन्ह खींच के एरो, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, से निष्कर्ष निकलता है, से ये निष्कर्ष निकलता है कि 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर c², 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 25 25, अतः b² बराबर क्या आ जाएगा 5c²। ये देखो b² बराबर क्या आ गया 5c², 5 × c², तो b² को 5 × c² के रूप में लिखा है, यानी कि अतः b² 5 से विभाज्य होगा। और जब b² 5 से विभाज्य हो रहा है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, प्रमेय 1.2 जो दिए थे इसके पहले उसके अनुसार। अतः इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ ये दिखा दिए हम कि a भी 5 से विभाज्य होगा, और यहाँ फिर आ गया b भी 5 से विभाज्य होगा, तो a भी 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि यहाँ जो हम √5 बराबर a/b माने थे और यहाँ देखे थे, यहाँ काट पीट के एकदम निकाल दिए थे कि अब a और b सहभाज्य, यानी कि a और b में एक के अलावा कोई और गुणनखंड है ही नहीं है, यानी कि अब कटेगा ही नहीं किसी से। तो जब 5 से a और b दोनों कट रहे हैं, अतः पाँच जो है a और b का एक गुणनखंड होगा, तभी तो कटेगा। 5 a से भी कट रहा है, मतलब 5 से a भी कट रहा है और 5 से b भी कट रहा है, तो 5a और b का एक गुणनखंड होगा। परंतु हमने यहाँ तो दिखा दिया था ना कि परंतु √5 बराबर a/b में a और b का एक के अलावा कोई और गुणनखंड है ही नहीं है। और कोई गुणनखंड नहीं है, तो ऐसा हो कैसे सकता है, और कोई गुणनखंड नहीं है। ये इस कारण हुआ कि अब ये जो हमने यहाँ दिखाया था कि a जो है 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 जो है a और b का एक गुणनखंड होगा, लेकिन हमने यहाँ पहले ही कहा, निश्चित कर दिया था काट ओट के कि a और b का एक के अलावा कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब फिर आया कैसे a और b का अभाज्य गुणनखंड में 5 आखिर आया कैसे, 5 से कटेगा कैसे, ये क्यों हुआ? ये इस कारण हुआ कि हमने त्रुटिपूर्ण, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने त्रुटिपूर्ण, त्रुटि माने भूल या गलती वाला, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी
कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये इसी कारण हुआ था, हमने यहाँ कल्पना की थी ना उत्पत्ति में कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यही माना था, √5 को परिमेय संख्या माना था, इसीलिए ये सारी गड़बड़ हुई कि यहाँ जब क्लियर कर दिए थे ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, बाद में हमने देखा कि ए और बी का 5 एक गुणनखंड है, 5 से कट रहा है, तो यहाँ विरोध हो रहा है ना। यहाँ पहले हमने क्लियर करा ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, फिर हमने यहाँ सिद्ध किया ए और बी का एक के अलावा 5 भी एक गुणनखंड है, तभी तो ए और बी 5 से कट रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमने गलत कर ली थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है, अतः गलत कल्पना कर ली थी तो सही वाला क्या होगा, उसका उल्टा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, ये जो जिस तरीके से सिद्ध किया गया है इसको कहते हैं विरोधोक्ति या विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करना। यहाँ विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या था कि ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, फिर हमने यहाँ देखा कि ए का गुणनखंड 5 है और बी का भी, तो ए और बी का एक के अलावा 5 भी गुणनखंड है, तो यहाँ विरोध हो जा रहा है ना इसका। वो इसीलिए हुआ कि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारी कल्पना गलत थी, यानी कि तो इसका उल्टा होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बाकी के सवाल जैसे कि √2, √3, √6, √7, √8, √10, √11, इन सबको भी इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। आगे अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, जैसे कि √5 प्लस या 2 प्लस √5, 3 माइनस √5, तो उसमें हम बताएंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो वो जो है अपरिमेय संख्या बन जाता है, और किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। वीडियो को एंड करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि ये इंक खत्म हो गया, इंक डाल दें। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, उत्पत्ति लें कि वैसे ही करें। चलो वैसे ही सॉल्व करते हैं। हल, अगर 3 प्लस 2√5 एक, ब्रैकेट में कर दें, चलो ये पूरा एक संख्या है माना गया, एक परिमेय संख्या है, अगर 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में मान लेते हैं, A बटा B लिखेंगे। पहले जब √5 को अपरिमेय सिद्ध कर रहे थे तो √5 और R बटे S माने थे, फिर R और S को काटे थे तो A और B लिए थे। तो अब इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, 3 + 2 √5 को A बटा B मान लिए, इसको इस तरह मान लिए कि अब A और B क्या हैं, सहअभाज्य हैं, ये अब किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। जहाँ A और B सहअभाज्य हैं, और जरूरी नहीं R S की तरह विभाज्य भी हो सकती हैं। अब वो उसका काम नहीं रह गया, अभी हम इसको √5 के बेस पे इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, A बटा B - 3। B इधर 3 जुड़ा हुआ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दूसरे पक्ष में, ठीक है। 2 का इसमें गुणा है √5 में, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A बटा B - 3 पूरे में भाग हो जाएगा 2 से। अब ये देखो B × 3, ये 3 है, A - B × 3 3B बटे B और पूरे का बटे 2, A - 3B और बटे B। और ये देखो जब बटे का भी बटा होता है तो गुणा करके, अब ये 2 का भी बटा 1 होगा कि नहीं, इसको उलट देते हैं, 2 बटा 1 है, 2 बटा 1 ऐसे 1 बटा 2 कर देते हैं, ऐसे क्या आ जाएगा, A - 3B बटे 2 × B 2B, A - 3B बटे 2B। अब ये देखो √5 बराबर ये आ गया। अब हमने ये देखो A कोई परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या और B भी, तो A परिमेय संख्या है और B भी परिमेय संख्या और 2B भी, ये सब परिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय संख्या में से कोई दूसरी परिमेय संख्या घटाकर और किसी तीसरी परिमेय संख्या से भाग दो, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये P बटा Q के रूप में है कि नहीं है, P बटा Q के रूप में है कि नहीं, ये पूरा इतना P मान लो और इतना Q। ये देखो P बटा Q के रूप का है जो कि परिमेय है, परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, तो √5 बराबर इतना है, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो P बटा Q के जैसा लग रहा है, जो कि परिमेय लग रहा है, लेकिन जब ये नहीं परिमेय है तो ये कैसे होगा, इतना बराबर ये है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमको यहाँ लगा ये कि ये अगर परिमेय है तो A बटा B के रूप में लिखेंगे इसको, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब मूल संख्या क्या है, 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
कार्ड देते हैं किसी भी परिमेय संख्या में जो कि 3 है, ठीक है, 3 प्लस 2 है, 3 है, ठीक है, और एक परिमेय संख्या 2 है। अब किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या 2 है, उसमें एक अपरिमेय संख्या 5 से गुणा करके किसी, ये देखो 2 है, 2 √5, तो 2 गुणे √5 है, 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। तो किसी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वो गुणनखंड मतलब गुणा करने के बाद जो आएगा गुणनफल वो अपरिमेय होगा, तो ये इतना अपरिमेय हो जाएगा। और किसी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और 5 अपरिमेय संख्या है, ये कैसे पता चला? इसके पहले ही हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में, नहीं इसी में सिद्ध किए थे। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल था वो। इसी तरह √3 √2 √5 √7 √10 इन सबको भी अपरिमेय सिद्ध किया जा सकता है, पहले वाला सवाल जो सिद्ध किए थे उसके तरह। बाकी इस तरह के जो सवाल आएंगे लगाइएगा। वीडियो को एंड करते हैं, अभी और सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे इसको।